नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही है। तो मैंने जीएस का सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब मैं बात करूंगा कि संख्यात्मक अभिरुचि यानी कि गणित की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि 256 के वर्ग और 16 के 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। अच्छा, अब इस तरीके से क्वेश्चन आया तो सबसे पहली बात देखिए, मैं बता देता हूँ। 256 का वर्ग पूछा है तो 256 यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे 256 के वर्गमूल। तो 256 वर्गमूल किसका होता है, आप लोग जानते होंगे 16 का होता है। फिर आगे क्या कह रहा है, और किसका, 16 के वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि के गुणनफल। तो देखो 16 गुणे 4 कितना हो गया, 64 है ना, 64। फिर क्या कह रहा है, 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 का वर्गमूल, भाई 64 हो गया। अब 64 का वर्गमूल कैसे है, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64। तो ये 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, 8। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन नहीं था तो ध्यान रखना, 8 ही होगा। इसका सॉल्व करके देखा है मैंने। फिर अगला है कि 2 कुर्सियों और एक मेज, यहाँ से मैं कर्जर करता हूँ, 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है तथा 5 कुर्सियां और 4 मेज 350 रुपये में खरीदी जा सकती है। एक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात क्या करोगे, देखो सबसे पहले बात, कुर्सी कुर्सी का माना जो कुर्सी है, कुर्सी का मूल्य जो है कितना है, x रुपये। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, मेज की मूल्य मान लोगे कि मेज बराबर क्या होगा, क्योंकि मानना ही तो पहले मेज y है। और फिर कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करो। तो 2 कुर्सी, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x, यानी 2 कुर्सी प्लस एक मेज बराबर 170 रुपये बोला है ना। और उसके बाद में फिर क्या बोले हैं, तथा 5 कुर्सी एक एक्स्ट्रा खरीदने की बात कही है। तो 5x या 5 कुर्सी हो जाए प्लस, उसके बाद में फिर क्या बोला है कि 4 मेज बराबर ये इतने में 530 रुपये में खरीदे। तो कि क्या कुर्सी का लागत मूल्य पूछा है। तो देखिए ये इसको बराबर करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको जैसे तो 2 से गुणा करेंगे तभी तो 4 होगा, जो नीचे है उसी से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अगर 1 से इधर से 4 करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 8x प्लस 4 एक कम 4y बराबर, इसको 4 से 170 को 4 से जब गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 680। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 एक कम 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक बात। उसके बाद में ये तो 5 ये 5x रहेगा ही रहेगा, 5 कुर्सी पूछा है तो 5x रहेगा, 5x प्लस 4y हो जाएगा, क्योंकि गुणा करो। और ये तो एज इट इज रहेगा 530। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जैसे यहाँ से देखो ये चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, बदलने के बाद में ये 4 और y कट जाएगा, और यहाँ से 5 में से 8 में से 5 गया तो 3x बचेगा। ठीक है, और उसके बराबर यहाँ से यहाँ घटाओगे तो बचेगा आपका 150 बच जाएगा। घटा के देखो 0 से 0 गया, और यहाँ से 8 में से 3 गया 5, और ए 5 6 से, तो ये 150 बचे। ठीक बात। अब इसको अगर ये x यहाँ पे है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे 3x है बराबर ये क्या है 150। ठीक है, तो ये x उधर जाएगा, कि यहाँ देखो x बराबर 150 बटा 3 करोगे तो ये 150 लिखा है, तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी 3 पचे 3 पचे 15 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। और क्वेश्चन पूछा था कि कुर्सी की मेज कुर्सी का ही दाम बचाना है, तो कुर्सी का ही केवल बताना है, तो x की वैल्यू 50, यानी कुर्सी का दाम 50 ही हो जाएगा ना। ऑप्शन इसका ये सही रहेगा।
बी ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ तभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, फिर 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपया मतलब 53 पैसा या पॉइंट कुछ है उस शेष है। उसके बाद में फिर रुपया है 67 रुपीज 41.41 है जमा करने, और 70 यानी 70.16 की निकासी करने के बाद शेष राशि क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से पूछ रहा है। तो पहले बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि एक्स के पास एक्स के बैंक के खाते में कितने रुपए हैं यहाँ पे दिया गया है। तो एक्स के बैंक के खाते में कितने हैं? तो 90 रुपया 53 पैसा, यही तो है। उसके बाद में क्या कह रहा है? ये भी शेष है, ध्यान रखना। ठीक है, लिख दे रहा हूँ नहीं कहीं। और फिर कह रहा है कि 67 रुपया जमा करने, मतलब कितना जमा कर रहा है? 67 पॉइंट कुछ जमा कर रहा है, तो 0.414 रुपया जमा कर रहा है। जमा करने के बाद कुल राशि इसकी जुड़ेगी, है ना। तो 90.53 प्लस 67.14 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, जोड़ोगे तो 170 पॉइंट कुछ हो जाएगा। मान लिया कितना हो जाएगा, चलो लेकिन पॉइंट की है तो मैं लिख दे रहा हूँ 170.6 कुछ करके आएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब खाते में कितना हो जाएगा इसके पास में, मतलब अब फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि 70 रुपये 16 पैसे की निकासी के बाद कितना रुपया बचेगा। तो पहले कितना हो गया था? हो गया था आपका 157.67 के आसपास था। अब वो कह रहा है कि 170 रुपये उसके पास, मतलब वो 70 रुपये क्या कह रहा है कि निकासी के बाद मतलब कितने बचे। तो 70 पॉइंट कितने रुपए निकाला है? 16, मतलब 16 निकाला। तो कितना बचा ही पूछ रहा है। तो एक, और उसके बाद में यहाँ से तो 5 51 और ये 7 और 15 में से 7 गए, बाकी बचे 8 7 15। तो ये हो जाएगा आपका 8751। ठीक बात, मैंने एक गलती कर दी कि पहले ही लिख दी, लेकिन ऑप्शन इसका सही यही है। लेकिन मैं क्या, इसको पहले डिलीट करना होता है ना, यही गलती कर देते हैं, तुरंत सॉल्व करने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, देखो आपकी बार दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन ए आपके पास ए है 4, ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका पहले मैं सॉल्व दिखाता हूँ, है ना। तो सॉल्व के लिए सबसे पहली बात तो क्या होगी, इसने पूछा है कि मतलब दो संख्या है, तो मैंने सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या, मैंने मान लिया क्या? एक्स। एक्स सबसे छोटी संख्या। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सबसे छोटी संख्या। ठीक, आगे उसके बाद में क्या पूछा है, तब फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम। तो हमको करना क्या है? बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे? 2x और उसके बाद में +2 जोड़ा है उसने। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि प्रथम, हाँ ये क्या कह रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या दुगना से अधिक कर दिया। उसके बाद में छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम और समापवर्तक का फार्मूला होता है कि प्रथम संख्या, उसके बाद में गुणे करोगे, फिर उसके बाद में द्वितीय संख्या। ठीक है, द्वितीय संख्या। ठीक है, बराबर क्या होगा? HCF मतलब LCM इंटू HCF। तो HCF इंटू LCM है ना, मासा इंटू लासा, इसका मतलब। तो सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे? 2x उसके बाद में +2 ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये प्रथम संख्या है। उसके बाद में गुणे x, ये मतलब वो पहली दूसरी संख्या है, ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या होगी। बराबर क्या करेंगे? मासा आपको दिया ही है क्वेश्चन में 2, और उसके बाद में HCF कितना, LCM कितना दिया है? 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका, इधर ले आओगे तो x +1, इसको फिर उसके बाद में x, और उसके बाद में 72 हो जाएगा क्योंकि उधर से गया है, 2 कट गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? फिर x +1 इंटू
x बराबर इसको फैक्टर बनाएंगे तो 9 और 8 का फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो जो ये बड़ी संख्या है 9 है और छोटी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या पूछा था तो छोटी संख्या 8 ही होगी, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 8 छोटी संख्या की। और क्वेश्चन मतलब ये इसका जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, ठीक है 8, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है यदि, ये देखिए लिखा है यदि 4/5 अनुपाते 12/10 अनुपाते मतलब समानुपात x/6 अनुपात 9/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, क्या देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ, पहले ऑप्शन एक बार सुन लीजिए, नहीं तो फिर ये ऑप्शन आपके हैं मतलब ए है 12, बी है 15 और सी है 16 और डी है 18। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट पेज में, ठीक है। क्वेश्चन में ले लेता हूँ। देखिए क्या है कि पहले यहाँ से लिखता हूँ 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपात x, उसके बाद में 6/9/2 x की वैल्यू पूछा है ना। तो ये सिंपल ही है लेकिन मैं करता हूँ। देखिए इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करके फिर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे करके x/6 फिर ऐसे करके 9/2 इस तरीके से। तो इसको हमें बनाना है सरल के लिए, तो सरल कैसे बनाओगे 12/10 गुणे x/6 बराबर 4/5 इंटू 9/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 6 से 2 बार कटेगा, ठीक है, और 2 एकम 2 पंचे 10, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 1/5, ठीक है। तो 1 मतलब 1x/5 है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है, और तो कहीं कटेगा नहीं है, ठीक, 2 कटेगा 5 और 9 कटेगा नहीं, तो 2/5 गुणे 9/1 है। तो क्या करोगे अब, तो ये 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तब x की मतलब इधर यहाँ मैं दिख नहीं रहूँगा तो इसलिए यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 2 गुणे 9 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू 18 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था x की वैल्यू, तो 18 ही होगी, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 800 के 75 मतलब 75% के 120% के 40% ज्ञात करो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ये पीपी में आया है। तो इसको पहले मैं ऑप्शन एक बार, ऑप्शन ये है 288 और ऑप्शन बी है 320 और ऑप्शन सी है 360 और ऑप्शन डी है 400। तो इसको लगाओ पहले, है ना, अब बाकी मैं लगाता हूँ, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन दिया क्या था, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से 800 के का मतलब गुणा होता है, आपने जानता है, जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 75% मतलब 100 के मतलब फिर गुणा, 120 के मतलब फिर मतलब परसेंटेज का ये होता है, 100 नीचे जाएगा, उसके बाद में 40, यही तो है ना, यही सॉल्व करना है। देखो 00 से 00 उड़ गया, ठीक बात, फिर से 00 से 00 उड़ गया, ठीक है, ध्यान रखना कहाँ कहाँ से काटे हो। और ये 8 है, इसको 8 रखा रहेंगे तो 25 3 75 25 चौका 100, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो अब जान मतलब थोड़ा घाच पोच हो जाएगा। 8 गुणे 3 गुणे 12, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दो ताकि भूलो ना, बाकी और कोई बात है नहीं है। 4 गुणे 4 है ना, 1 कट ही गया था तो 25 हो जाओ तो 4 4 कट ही गया, 1 से कोई मतलब नहीं होगा। तो 8 तिरिक 24 और 12 कितना होता है, तो इस तरीके से 12 अट्ठे 96 तैया, इस तरीके चाहे जैसे करोगे तो 12 अट्ठे 96 तैया कितना होगा 3
छक 18 के 8 और 3 9 27 और 1 28। ये आपका यही आंसर होगा। मिलाया जाए, देखा जाए। मेरे ख्याल से 99.9% सही होना चाहिए था। हाँ, ऑप्शन ये मिल गया हमने का, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अगला आगे बढ़ रहा हूँ तब। ठीक, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या है कि यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये का मरम्मत खर्चा लगा। ठीक बात, ओके। उसके बाद अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना चाहिए तो लागत मूल्य 10 रुपये अधिक है। तो आवश्यक बिक्री मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितने में बेचे, तो ये सब चीजें बने। ठीक, पहला नंबर तो पहले आपको सीपी, तो सीपी हो जाएगा 300 प्लस 50 रुपये मरम्मत किया है तो वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 350। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि मतलब दिए गए अंक मतलब मरम्मत कराने के बाद में वो अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना चाहिए, वो कह रहा है। ठीक, तो 20% लाभ के लिए क्या करोगे बताओ, सिंपल सी है। पहले और 10% अधिक मूल्य तय करता है तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले 350 का हमें 350 का पहले 10% बढ़ा के लिखना होगा। मतलब जो एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है, जिसे अंकित मूल्य बोलते हैं, तो उस पर आपको करना पड़ेगा 350 का हमें 10% ऐड ऑन करना है तो 110 हो जाएगा बटा 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 पचे 55 है, 11 पचे 55 और 11 मतलब इतना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वस्तु पर 20% लाभ कमाना चाहता है इतने में, तो 20% लाभ के लिए करोगे क्या 385 का 20% एड ऑन करोगे तो 385 का 20% भाई ऐसे तो करोगे, तो इसको इससे काटो और ये इसको ऐसे काटने के बाद में क्या बनेगा, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 3 38 है ना, फिर 5 सत्ते 35, 12 का इससे 2 एकम 2 छक 12 और इसका हो जाएगा 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 के आसपास हो जाएगा। 85। उसके बाद में आपका काट पीट के आएगा 662 रुपये। इसका सही आंसर होगा, देखा जाए कि सही है कि गलत है, क्या है 462 मैंने बोला था, 662 लिखा था क्या, नहीं 462 ही हुआ। मैं सॉल्व करके फिर से बता दूँ। देखो 300 कितना था, 385 का 20% वो लाभ कमाना चाहता था, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो काट पीट के 462 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर यही सही है। ठीक बात, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पहले अगला है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की लगातार 2 छूट दी जाए। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट इसको कहते हैं। सिंपल सी बात है, वैसे तो 28% आएगा, लेकिन मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ क्या है कैसे क्या। देखिए इसके तो बहुत सारे ट्रिक है, कितना कितना बोला था पहले मैं लिखा हुआ यहाँ पे, तो 20% यानी 20% का 20% का छूट दे रहा है, उसके बाद में 10 का भी छूट दे रहा है। तो 20 की वैल्यू होती है 1/5, अपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, और 10 की 1/10 होता है। ठीक है, तो 5 में से एक छूट दिया 4 हो गया, और 10 में से एक छूट दिया तो 9 हो गया। एक चीज़ आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो 10 बचे 50 और ये 9 है, और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 में से 6 मतलब 10 में से 6 गए 4, और यहाँ से कितना हो गया, 4 में से 3 गए बाकी बचे, 4 में से 3 जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक ही 14 हो जाएगा। तो 50 मतलब ये आपका मतलब वो है मेन अमाउंट, और उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 एकम 50 दूना 100, तो 14 यहाँ लिखता हूँ, 14 गुणे 2 बराबर 28। क्योंकि 28 आया, लेकिन क्या आया देखो, यहाँ से वैल्यू घट रही है, तो घट रही है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या कहते हैं, हानि है ना, छूट। ठीक है, तो ये छूट ही है। ठीक बात, तो 28% इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, ऑप्शन पहले लगा देता हूँ ताकि, अगला प्रश्न है,
ब्याज दर ज्ञात करें जब 1,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि मतलब अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। सिंपल सा बात है, हम तो एक ही जानते हैं PRT अपन 100 और कुछ जानते ही नहीं है। क्वेश्चन पहले देखो तो इसने पूछा क्या है, यहीं से सवाल ऐसे लग जाएगा PRT अपन 100। P है क्या, P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट, T है टाइम, ठीक है। अपन 100 ऐसा फार्मूला है। तो P कितना दिया है आपका 1 2 3 3 जीरो दिया है, ठीक बात। और क्या किया है कि R कितना दिया है, R ही तो फाइंड करना है हमको, ब्याज दर ज्ञात करें तो R लिख लोगे। उसके बाद में T कितना दिया है 5 वर्ष अपान 100 है। और ये ब्याज कितना प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है आपको 400 इतना। अब इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, ये डबल जीरो से डबल जीरो उड़ाओ, उड़ गया। और कोई मामला बचा नहीं है, नहीं बचा है। यहाँ से एक जीरो और उड़ा दो, बराबर में कट ही जाता है ना। तो R इधर आएगा तो 44 अपान 5 इधर होगा, तो ऐसे से काटोगे तो 5 अट्ठे 40 .5 अट्ठे 40%, इसका 8.8 हो जाएगा। ऑप्शन आपको दिया गया होगा तो 8.8% कहाँ गया, ये सबका C विकल्प डन। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उस काल अवधि को ज्ञात करें जिसमें 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज से 331 पर का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। इसमें T पूछा है। T के लिए देखो, वैसे तो एक इसका ट्रिक होता है कि जैसे अगर 3 साल का पूछा होगा, मतलब 3 साल का नहीं, जैसे इसमें रूट निकाला जाता है तो मतलब मेरे ख्याल से 3 होगा, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं होता है। 3 तो खैर ऑप्शन दिए, लेकिन ट्रिकी वाला मामला नहीं बताऊंगा, तो सॉल्व करता हूँ। देखो, अमाउंट ऑफ P 1 प्लस R अपान 100 के पावर होल T, यही फार्मूला होता है, इसी से लगेगा सब। इसमें मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ा है, तो दोनों जुड़ के बाद में जैसे दोनों जोड़ोगे तो ये 1,000 है ना, प्लस 331 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमको रखना है तो 1331 बराबर 1,000, यही फार्मूले में रखता हूँ और कुछ है नहीं है। तो 1 प्लस R की वैल्यू हमको R दिया होगा 10, क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में लगा लेता हूँ, है ना। उसके होल T ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये अब जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मैं साफ साफ लिखता हूँ 1331 अपान ये मतलब 1000, और इसको करोगे तो 10 एकम 10 और 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/10, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से आपको मैच करो, ये किसका रूट है और ये किसका रूट है, तो ये इधर करोगे तो ये हो जाएगा 11, मतलब ये हो जाएगा 11 क्या तो होता है 11/10, ये भी 11/10 कब, क्योंकि ये 3 का पावर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है 3 का पावर, तो T आपका मतलब टाइम हो जाएगा 3, और ये T ही पूछा था, तो इसका आंसर 3 निकल के आया, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत लंबा था, शॉर्ट में रूट वगैरह कर से हो जाता है। और कुछ दिक्कतें यहाँ पे आई थी। ये क्वेश्चन लिखा है 3 साझेदार A और B तथा C 4:5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में C का हिस्सा 4 की तुलना में 200 अधिक है तो उनका लाभ मतलब उनके लाभ ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन इसमें लिखेंगे नहीं, है ना। तो इसका वैसे तो ऑप्शन जबानी, लेकिन छोड़ो, ऑप्शन ये है इतना, मतलब 1500 है, ऑप्शन 1600 है, और ऑप्शन 1650 है, और ऑप्शन 1750। तो इसका पहले मैं इजी से लगा देता हूँ, क्या है देखो, मतलब हो जाएगा यहाँ से A B और C 4 5 6, इसका x की वैल्यू मतलब ये इसी से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। पहले एक क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ये का C की तुलना में 200 है, तो A का C की तुलना में कितना है, यहाँ पे हमारे हिसाब से तो 2 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 200 है, तो 200 की वैल्यू हमें निकल के आई 100, है ना। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कहा कुल प्राप्त लाभ गया कि तो 4 5 9 6 15,
है ना। तो अब ये 15 निकल के आया इसकी कुल की वैल्यू, तो 100 मतलब 100 इंटू 15 बराबर 1500, यहाँ 1500, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 1500 सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न और है कोई, मतलब दूसरा तो नहीं, दूसरा नहीं। ठीक है, 3 साझेदार ए बी और सी अनुपात में है, ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। ठीक है, एक नया साझेदार डी शामिल हो गया, उस जिसमें से ए और सी प्रत्येक के शेयरों में आधे से आधा, मतलब आधा हिस्सा ले लिया। ठीक बात, आधा हिस्सा लिया। यदि डी में, मतलब यदि लाभ में डी का हिस्सा कितना हो जाता है, अब 100 रुपया है तो कुल लाभ ज्ञात करें। अच्छा, ये बात है। चलो और देखते हैं इसका। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 275, ऑप्शन डी है 300। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन लगाया जाएगा। ठीक है, 3 साझेदार हैं, तो सबसे पहले ए बी सी डी का हम साझेदारी लिखेंगे, तो कितना होगा, ए बी और सी। तो ए बी सी का साझेदारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं मानूंगा कैसे करूँगी, 2x और फिर 3x और प्लस 4x, है ना, जैसा क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4। ठीक, वही मैं लिखा और कुछ लिखा होगा नहीं। फिर कह रहा है कि डी मतलब शामिल हो जाता है, डी का हिस्सा 100 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो डी का हिस्सा, पहले डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए का, जैसे उसने बोला है जब डी शामिल होता है तो ये और सी के शेयरों का आधा हिस्सा हो जाता है, तो ए का कितना हो जाएगा आपका, ए का आधा हिस्सा हो जाएगा, तो ए का हिस्सा आधा हो जाएगा तो a/2 कर दोगे। उसके बाद में प्लस सी का भी आधा हिस्सा हो जाएगा तो c/2 कर दोगे। अब फिर आगे कह रहा है कि 2x, यानी कि ये जो 2 है ये a की वैल्यू है, तो 2 लिखा हुआ ना 2x। ठीक है, उसके बाद में बाई 2, a की वैल्यू मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा। उसके बाद 4 और क्या कहते हैं 4 मतलब 4x, ये b, ये 4x किसकी वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, मतलब c की वैल्यू है। ठीक है, 4x और उसके बाद में 2, ये सेम एज इट इज, इसमें कोई कुछ अभी किया नहीं गया है, बराबर x प्लस 2x बराबर 3x, है ना। अब इसको जब a का हिस्सा निकालोगे, पहले a का हिस्सा निकालता हूँ, a का हिस्सा कितना हो जाएगा, a का हिस्सा हो जाएगा 2x माइनस x बराबर x हो जाएगा, ये a का हिस्सा है। बचा हुआ c का हिस्सा क्या करेगा, c का हिस्सा है 4x माइनस 2x बराबर 2x। ठीक है, ये c का हिस्सा हो गया। अब a b c d ने नया हिस्सा क्या बन गया है, तो a b c d का, a b c और d का नया हिस्सा बना क्या है, x, 3x, 2x तथा क्या बन गया है, ये आपका बन गया है फिर से 3x। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि यहाँ मैं लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि 3x और बराबर 100x। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये यहाँ दिया है तो वही लिखा गया है। ठीक है, तो अब x ऐसे, मतलब ये x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 के मतलब 100/3। तो कुल, अब कुल हमको कुल ही तो निकालना है, कुल पूछा है, कुल लाभ। तो कुल लाभ के लिए करोगे क्या, कुल लाभ के लिए सिंपल बात है, कुल लाभ के लिए करोगे क्या, पूरे को जोड़ना होता है। तो पूरे को जोड़ने के लिए x, उसके बाद में प्लस 3x, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 3x प्लस के बाद में, मतलब इसको जोड़ने के बाद में आपको ये 9x होगा, बराबर क्या होगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ कि ले लो, यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ कितना होगा, मैं फिर से लिखता हूँ, और बराबर 9 गुणे 100
अपान 3, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। ठीक है ना? 300 रुपये है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा ये है, ठीक, समझ में आया होगा, थोड़ा टिपिकल था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 51 है। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं तथा 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है। तो सबसे सिंपल चीज है, क्या है देखिए, यहाँ से मैं लिखता हूँ 10 के हिसाब से कितना खरीदा। 10 के हिसाब से इन्होंने 10 के हिसाब से इन्होंने 7 वस्तुएं खरीदी, तो हो गया 70। ठीक है, 70 अच्छे से लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में क्या है कि 11 की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी, 9, तो हो गया 99। और उसके बाद में फिर 15 की दर से इन्होंने खरीदी 14 वस्तुएं, तो 14 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि औसत यहाँ पे होगा बिक्री पर औसत लागत मूल्य पर 20% छूट देता है। तो पहले तो आपको इनका एवरेज कुल वस्तुओं का एवरेज निकालना होता है। तो कैसे निकालोगे? औसत एवरेज के लिए क्या होगा, औसत लागत, तो औसत लागत बराबर क्या होगा, कुल वस्तु मतलब टोटल वस्तु अपान टोटल मतलब टोटल प्राइस अपान टोटल वस्तु, है ना, टोटल थिंग्स मान लो। तो ऐसे याद करने के लिए मैंने लिखा है टिक मार के। तो कैसे हो जाएगा, अब ये 70 प्लस 99 प्लस 210 बटा कितनी वस्तुएं थी, 7 प्लस 9 प्लस 14। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 7 और मतलब ये आएगा 9। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये 30 आएगा, जोड़ोगे। ठीक बात। अब फिर कह रहा है आगे, फिर क्वेश्चन बोला है, यहाँ से बोला है कि 20% का लाभ के लिए मतलब कितना पे बेचे कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो करोगे क्या, एक 20% लाभ कैसे कमाया जाए। तो लाभ कमाने के लिए सबसे पहली बात क्या करोगे कि 379 बटा 30 गुणे 120 करोगे, तभी तो 300% मतलब वो 200 इसका लाभ होगा। तो इस काटना हो तो काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, लेकिन काटो नहीं तो बढ़िया, उसमें इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे काटना हो तो ये यहाँ पे 30 है, 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3 चौक 12 40, 30 से काटे हैं 40 हो गया। 4 का इससे गुणा करके आएगा आपका 1516 अपान 100। तो इसको जब भाग दोगे तो आ जाएगा 15.16। ठीक है, तो ये 15.16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात। तो इसको ये थोड़ा सा मैं ऑप्शन पहले इसको इरेज करता हूँ। 15.16 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, थोड़ा टिपिकल है, कोई नहीं, टिपिकल तो नहीं है। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी उसी काम को 16 दिन में, और उसके बाद में ए और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत ही सिंपल। पहले ऑप्शन का देख लिया आप, एक बार आपने विजुअलाइज कर दिया, मैं बोल भी देता हूँ। ये ऑप्शन है 9.33, ये ऑप्शन है 9.67 एंड सी ऑप्शन है 10.33 एंड डी ऑप्शन है 10.67। ठीक बात। तो इसको ऐसे मतलब मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक बात। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में। ठीक बात। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में। ठीक बात। 12 24 48, एलसीएम 48 आया, 12 चौक 48, 16 तियां 48 और 24 दूना 48। ठीक है,
अब काम पूरा जोड़ेंगे, एफिशिएंसी इसकी निकल के आई, तो ये 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक बात, ये 9 48 टोटल काम है, डिवाइड करेंगे 9 से। और काम कैसे हुआ है, ये प्लस बी प्लस सी मिलकर किए हैं काम, तो यानी 2 यूनिट मतलब है काम। ठीक है, 2 लोग मिलकर किए हैं, तो यहाँ पे हम 2 से देंगे भाग 9 को। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 48/9 गुणे 2, इस तरीके हो जाएगा। ठीक है, तो 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 कैसे काम बनेगा, इसको भाग देना पड़ता है। 2 16, 2 चौक 8, 96 हो गया। ठीक बात, फिर 9 9 दहम 90 और 6 बच गया, तो 9 27 9 9 छक 54 9 सत्ते 9 छक 54, तो 6 हो जाएगा। और फिर 54 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लो 7 आएगा, है ना। तो डे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा, काम टोटल हो जाएगा 10.67 डेज। ठीक, सही है। फिर अगला प्रश्न है, ये दमदार क्वेश्चन है। एक आदमी मतलब 5 घंटे में बस 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, और वह यात्रा के पहले आधे घंटे के भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और दूसरे आधे भाग में क्या करता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करता है। तो कुल दूरी ज्ञात करो। मतलब 2 भाग सेक्शन बताया गया है, तो 2 में से पहले एक में आधा घंटा, उसके बाद में दूसरे में अब फिर से आधा घंटा। तो ये इसको पहले मैं बताता हूँ, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शन ये है 112 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 116 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 120 और ऑप्शन डी है 124। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए है क्या है चीज़ें, पहले माना व्यक्ति की यात्रा कितनी थी, 2x थी, है ना। यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, तभी तो यात्रा की कुल दूरी 2x, ठीक है, किलोमीटर में है तो ध्यान रखना। और उसके बाद में मतलब टाइम निकालना है, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, दूरी बटे चाल, ठीक बात, क्वेश्चन में दिया ही है, तो x बटा 21 घंटा, है ना, आवर्स लिखा है। उसके बाद में शेष कितना है, शेष आधी चाल जो है, आधी चाल x बटा 24 घंटा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको हम मतलब x बटा 21 प्लस x बटा 24 बराबर क्वेश्चन में दिया है कि 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो अब इसको करोगे क्या कि इसका एलसीएम लोगे, हो जाएगा 168 बनाने के लिए यहाँ पे 8x हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, और ये x को हम ले लेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे 5, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x बराबर 15, 8 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 168/5। तो ये 5 से मतलब कट भी सकता है, 5 एकम 5 ते 15, 3 भर जाएगा 68, और ये x की वैल्यू हो जाएगी 168/3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 58 मतलब 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की वैल्यू हो जाएगा 56। ठीक है, क्वेश्चन ये भी x की वैल्यू निकली है। क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है क्वेश्चन की मतलब 24 घंटे में तय करता है, तो कुल दूरी पूछा, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस अभी x, जैसे कुल दूरी 2x थी, तो यहाँ पे मैं 2x की जगह पर क्या करूँ, 2x बराबर, तो 2x की जगह पर x की वैल्यू तो निकली है, तो 2 गुणे 56 कर लो, बस आ जाएगा। 56 बराबर कितना होता है, 2 छक 12 और 2 पंचे 10 और 2 10 11, है ना, 100, लिखता हूँ 112 किलोमीटर।
ये आंसर सही है। ठीक है, 112 किलोमीटर कहाँ है, ये ऑप्शन ये आपका सही है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, फिर अगला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? ऑप्शन ए है 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 56 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 70 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 75 किलोमीटर। तो इसका प्रति घंटा में है सब, है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। पहली गाड़ी है, फर्स्ट गाड़ी की गति है बी मान के चला हूँ तो km प्रति आवर्स। फिर अगला है दूसरी रेलगाड़ी की, जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी कितनी गति है, तो उसका मतलब उसकी गति स्पीड के लिए सबसे पहले d/t है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस कितना दिया, मतलब टाइम d कितना दिया है 450 और t कितना दिया है, t मतलब घंटे, टाइम 5 घंटा दिया है। 5 इसको काटोगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो km/h। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि दो रेलगाड़ियों की गति पूछ रहा है, तो दो ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, मतलब स्पीड क्या है, तो स्पीड का अनुपात है ना, स्पीड रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड की रेशियो पूछ रहा है, तो ए रेशियो कितना है 5:6 है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ओवी कितना है वैल्यू इसका जो स्पीड, उसके बाद में 90 ये क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति है और घंटे है उसका, तो उसे सॉल्व करोगे 5/6, यही तो अनुपात में दिया है। तो अगर इसको चाहो तो 3 से काट सकते हो, 3 त्रिका 9, मतलब 3 दूनी 6, 2 लिखो और 3 त्रिका 9 30, फिर मतलब 6 90 सीधा काट सकते थे, 15 हो जाएगा और ये उधर जाएगा v, 15 15 75 75 हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू 75 निकल आई और यही v पूछा था, तो 75 km/h है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी, वेग पूछा था, वेलोसिटी है ना। फिर अगला प्रश्न है, ये भी दमदार क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई जिसकी चौड़ाई से तिगुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 है मीटर है, मतलब भूखंड की परिमाप जाती है। तो परिमाप सबसे पहले ऑप्शन तो 112 मीटर, 124 मीटर, 128 मीटर, 132 मीटर। तो परिमाप, इसको पहले इसका फॉर्मूला होता है, मैं थोड़ा सा कठिन है। आयताकार जो है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, भूखंड की लंबाई ये कितनी है, तो ये 3x मीटर हो जाएगी। और भूखंड का एरिया जो कितना है, तो भूखंड का एरिया आपका कितना दिया है, एरिया 768 दिया है। ठीक है, और क्या बोला है क्वेश्चन में कि भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इतना मीटर में है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भूखंड पैरामीटर इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो कितना है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल जो है क्वेश्चन में दिया ही गया है। तो इसको पहले 3x इंटू x बराबर 3x²। ठीक है, फिर क्या बोला है कि 3x² बराबर 768 दिए ही है, तो इसको जब ये उधर जाएगा तो x² बराबर 768/3 हो जाएगा। काटोगे इससे 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, 256 और ये स्क्वायर 256 16 का होता है, मतलब कि वो रूट होता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, x² इतना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। अब आगे पूछ रहा है भूखंड का
परिमाप, तो भूखंड का परिमाप का फार्मूला पहले लगा दो यहाँ पे, तो मैं इधर लिख देता हूँ भूखंड का परिमाप। फार्मूला इसका क्या होता है ना, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसको 2 हो जाएगा, यल की वैल्यू कितनी दी गई थी 3x, है ना, तो 3x प्लस क्या कहते हैं कि b की वैल्यू x बराबर 8x हो जाएगा, ठीक है। और अब ये इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे बनेगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 8x, यहाँ पे करोगे तो 2 6 8 इंटू 16 हो जाएगा, तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 128, ठीक है। एक 128 मीटर में, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या है 56, ठीक है। 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वां स्थान पर, B 10वां स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या में ABC के रूप में लिखा गया है, तो 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम क्या होगा। ये ऑप्शन देखो कैसे क्या है। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आ गया। देखो करना क्या है, क्या ABC करके दिया है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया 7, 11 और 13, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। और ये अगर इसको हमको ABC में एक ये दिया है क्वेश्चन में, और इसको जब ऐसे करोगे तो ये 7, 11 और 13 से इसका एलसीएम बनेगा, ठीक है। ABC तीनों कोई संख्या है, तो ABC तीनों कौन कौन सी संख्या है, ABC संख्या है ना। तो तीनों में जैसे ABC फिर ABC के परिणाम को 3 बार लिखोगे तो ये 100 मतलब लिखोगे तो ये एक इतने से विभाजित हो जाएगा। तो ABC फिर ABC विभाजित करोगे तो मतलब एक बार तो पूरा कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा ABC, है ना। ऐसा नियम होता है कि ये सब कट जाते हैं, लगातार 3 संख्याएं, तो ABC ही बचेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या है, मतलब 5 अंक की, उनसे 200 मतलब 247 फिर इंटू x है, मतलब x है 8 को 44 से विभाजित किया तो कौन सा, मतलब x का मतलब मान रख सकते हो। क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब इजी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। 247 उसके बाद में x है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर डिवाइड करो 44 से, तो यहाँ पे मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या रखो तो सबसे पहली बात है कि 247x8 बट मतलब डिवाइड बाय 11 इंटू 4 करोगे तभी तो 44 बनेगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल और 4 की डिविजिबिलिटी रूल जानो, तो अगर 4 है तो दो संख्या मतलब वो संख्या दो मतलब दोनों संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखो कि क्या हो जाए, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 28 हो जाएगा, यानी 4 से कट जा रहा। अब 11 से क्या, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इवन और ऑड नंबर का 11 या 11 के मल्टीपल हो या 0 हो जाए। तो देखो 2 और 7 2 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17 होता है ना। तो यहाँ पे मैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से 17 लिख लिया। 4x और उसके बाद में क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। 2 7 7 2 9 और 8 9 8 17 होता है ना, 17 होता है। 8 7 15 2 17, हाँ ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है 4x 4 ही होगा। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने रखा है 4 और x में 4 और 2 जोड़ने पर मैंने 2 रखा था, तो 4 2 6 हो जाएगा। तो 6 में से इसको घटाएंगे
तो ये हो जाएगा 11, यानी कि पक्का श्योर है कि ये 11 से बजे, तो यहाँ की वैल्यू हमें 2 फाइंड हो गई ना, तो यक्स की वैल्यू 2 ही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा। ऑप्शन मैंने दिखाया नहीं था, तुरंत सॉल्व कर दिए थे, यही तो गलती होती है ना। तो कोई नहीं, इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर 2 ही होगा, है ना। इसको अब इरेज करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आपने देखा अगले स्लाइड पे कैसे सॉल्व किया मैंने। फिर अगला प्रश्न है, रीजनिंग बाद में करेंगे।